गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सर्वज्ञानंद मिश्र +2 जगूलाल मेहता उच्च विद्यालय कुजापी से आपके समक्ष आज गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत वर्चुअल स्कूल ऑफ गया जो संचालित है हमारा, उसके तहत बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो आपके लिए हम लेकर के आए हैं, प्लांट किंगडम। तो सर्वप्रथम बच्चे आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक है ना? हाँ, चलो। तो प्लांट किंगडम यानी वनस्पति जगत, वनस्पति जगत के तहत हम आज इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हमें ढेर सारी चीज़ों पर अपना ध्यान रखना है, अपना बात को यहाँ पे समझना है। लेकिन बच्चे, सबसे पहले हम आपको बताना ये चाहेंगे कि जब कोई भी अध्ययन हम करते हैं, जब कोई भी टॉपिक जब हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके बेसिक जो फंडामेंटल टर्म्स हैं उसके बारे में हमें जानकारी होनी बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा विषय है जिससे विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा दूर भागना चाहते हैं। एक्चुअली ये दूर भागने का विषय नहीं है, बशर्ते बस थोड़ा सा अगर हम ध्यान अपना इसमें आकृष्ट करेंगे, थोड़ी सी बात को अगर डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ी सी अभिरुचि लाएंगे, इंटरेस्ट लाएंगे, तो हम इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इस अध्याय को शुरू करने से पहले इस अध्याय से जुड़े हुए कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं उस पर हम जाते हैं। देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसमें सबसे पहला टर्म है थैलस। थैलस का मतलब यह होता है कि एक ऐसा प्लांट बॉडी, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संरचना जिसमें पूरा का पूरा पसरा हुआ होता है। न तो रूट हो सकता है, न स्टेम होगा, न लीफ होगा। अगर इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन आपको किसी प्लांट बॉडी में देखने को मिलती है मेरे बच्चे, तो इसे हम थैलस की संज्ञा देते हैं, इसे हम थैलस कहते हैं। सो that I have written here, plant body not differentiated into root, stem and leaves. The examples are whole algae, entire algae and the bryophytes. Here you will not see even root, stem or leaf. The whole plant body is just spread upon the ground. पूरे पृथ्वी के ऊपर पसरा हुआ है। यद्यपि कि इसमें आपको जो ब्रायोफाइट्स है, इसमें रूट, स्टेम, लीफ जैसी संरचना दिखेगी, लेकिन न तो वो रूट है, न स्टेम है, न लीफ है, और न उस प्रकार का कोई कार्य उसके तहत होता है। दूसरा जो टर्म है इससे जुड़ा हुआ वो है फाइकोकोलाइड्स। ये अगर बच्चे आप इसको दो पार्ट में तोड़ दो, फाइको एंड कोलाइड। फाइको वर्ड जो है ये एल्गी के लिए आता है। तो फाइको और कोलाइड, कोलाइड शब्द आप लोगों ने बचपन में से जब पढ़ते आ रहे हो तो वहाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 9th में आपने अध्ययन किया होगा केमिस्ट्री के चैप्टर में, सस्पेंशन, सॉल्यूशन एंड कोलाइड। सस्पेंशन, सॉल्यूशन और कोलाइड। तो जो सॉल्यूशन होता है वो एक ऐसा होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में पूरा घुल गया हुआ होता है, और फिर हमें सॉल्यूट का पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअली वो खो कहाँ गया। ठीक इसी प्रकार से जब हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो उसमें दिखते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, वो उसमें निलंबित होते हैं, हमें नग्न आंखों से दिखते हैं। लेकिन जो कोलाइड है, कोलाइड दोनों के बीच का एक इंटरमीडिएट स्टेज है। कहने का मतलब कि दोनों के बीच की मध्य की अवस्था है। इस अवस्था में हम नग्न आंखों से सॉल्यूट के कणों को, सॉल्यूट्स के पार्टिकल्स को नहीं देख पाते हैं और वो उसमें एक गाढ़ी घुली हुई संरचना बनाते हैं। तो फाइकोकोलाइड्स एक ऐसा इस एल्गी में पाया जाने वाला एक कोलॉइडल पॉलीसैकेराइड्स है, यानी एक ग्लूकोज की संरचना है। ग्लूकोज है जो उपस्थित होता है आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। जो लाल शैवाल है और जो भूरा शैवाल है, ब्राउन एल्गी, भूरा शैवाल, लाल शैवाल, इन दोनों शैवालों के आउटर लेयर में उसके सेल वॉल में उपस्थित होता है, उसके कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है। ठीक इसी से जुड़ा हुआ जो तीसरा टर्म है वो है गेमी। ये एक्चुअली गेमी शब्द गेमा से लिया गया। गेमा कप का निर्माण करता है। खास करके जो ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट का एक
इसका एक मेंबर है जिसको हम मार्केंसिया के नाम से जानते हैं। तो मार्केंसिया में उसके प्लांट बॉडी में एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है। वो जो कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग गेम्मा कप के नाम से जानते हैं। जब गेम्मा कप प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है मेरे विद्यार्थियों, तो वही फिर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने लगता है और फिर से एक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक इसी तरीके से जो दूसरा वर्ड है मोनोसियस, मोनोसियस मोनो का मतलब सिंगल होता है और सियस यानी ऐसे प्लांट बॉडी जिसमें एक ही ऑर्गेनिजम्स में यानी एक ही सजीव में दोनों सेक्स ऑर्गन्स मेल और फीमेल दोनों जब पाए जाते हैं तो इस प्रकार के कंडीशन को हम मोनोसियस कहते हैं। एंड यू शुड नो कि द इंटायर वर्ल्ड the total angiosperm, most probably the total angiosperms, those beer's flowers are monoecious. I am not telling about that the entire, but most probably अधिकांशतः करीब उसमें अगर 100 में हम बात करें तो 90 से ज्यादा प्रतिशत ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो मोनोसियस होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। और जो दूसरा है वो है डायोसियस। डाई का मतलब दो होता है। तो जब सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग प्लांट में या अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं दोनों, तब उस कंडीशन को हम डायोसियस कहते हैं, यानी प्लांट्स बियरिंग एक्सक्लूसिवली आइदर मेल और फीमेल। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि एक ही प्लांट में मेल फ्लावर अलग हो, फीमेल फ्लावर अलग हो, या एक ऐसा कंडीशन हो जिसमें प्लांट बॉडी में सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर है, या दूसरा कंडीशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर होते हैं। तो ऐसे कंडीशन को डायोसिस कहते हैं। इसी से और इस चैप्टर से जुड़ा हुआ जो शब्द है वो है होमोस्पोरी। स्पोर का मतलब बीजाणु होता है, यानी एक ऐसी संरचना जिससे हम जो वो संरचना है जिससे पुनः एक नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है। तो जब होमो का मतलब होता है समान, एक जैसा, तो the phenomenon of formation of only one type of spores by plant species is called homospory. Actually homospory is a condition, एक phenomenon है, एक प्रक्रिया है जिसके तहत पौधे एक ही प्रकार के, मतलब न छोटा न बड़ा, सारे के सारे जितने भी स्पोर्स होते हैं, ना कोई मेगा होता है ना कोई माइक्रो होता है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा होता है, तब वैसे कंडीशन में हम उससे होमोस्पोरी कहते हैं। और जब हेटेरोस्पोरी की बात हम करते हैं तो हेटेरोस्पोरी के तहत जो है वो फेनोमेनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स बाय प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के द्वारा दो प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है मेरे विद्यार्थियों। मतलब ये कि उसमें एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, एक मेगा स्पोर होगा दूसरा माइक्रो स्पोर होगा। तो जब इस प्रकार के कंडीशन का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम हेटेरोस्पोरी कहते हैं। इस फेनोमेनन को हम हेटेरोस्पोरी की संज्ञा देते हैं। अब हम चलते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन का क्या सिस्टम है? तो ये जो क्लासिफिकेशन के सिस्टम के बारे में बहुत सी अवधारणा, मतलब यूं हम सृष्टि के प्रारंभ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यूं कह सकते हैं कि जब से बायोलॉजी का अध्ययन शुरू हुआ और जब से बायोलॉजी में लोगों ने इंटरेस्ट जगाया, तो जो बायोलॉजिस्ट थे शुरू से इस फील्ड में काम करते आ रहे हैं। और सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन जो दिया गया उस क्लासिफिकेशन में वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जिसमें पहला प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। पहले के जो हमारे ऋषि मनीषी वैज्ञानिक लोग हुआ करते थे उन लोगों ने भी इनका नाम जंगम और अस्थावर के रूप में दिया था। जंगम यानी चलने वाले, यानी जो स्थिर नहीं है, जो विचरण कर सकते हैं, तो वैसे जीवों को एनिमल कहा गया, जो यानी जंतु कहा गया। और जो अस्थावर एक ही जगह पे रहते हैं ऐसे जीवों को प्लांट किंगडम के तहत रखा गया। हम इसी दौर में जब आगे बढ़े, हमारा जब ज्ञान और ज्यादा विकसित हुआ, तब उसी दरमियान में बाद के वैज्ञानिकों को लगा कि नहीं, इतना पर्याप्त नहीं है। तब उन लोगों ने इसका और नए तरीके से वर्गीकरण किया और प्लांट किंगडम को प्लेंटी, एनिमल किंगडम को एनिमैलिया, और एक तीसरा जो है वो यहां आप देख रहे हो, ये जो तीसरा
यहां पे आ गया, इसका नाम उन्होंने प्रोटिस्टा कहा। प्रोटिस्टा के तहत ऐसे जीवों को रखा गया जो एक कोशिकीय थे और जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए थे, यानी ससीम केंद्र की कोशिकाओं से बने हुए थे। अंग्रेजी के शब्द भी बहुत ही डिफिकल्ट नहीं होते बायोलॉजी में मेरे बच्चे, क्योंकि यूकैरियोटिक अगर आप थोड़ा समझोगे तो यू का मतलब ट्रू होता है और कैरियोटिक कार्योन यानी न्यूक्लियस, यानी जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। कहीं का मतलब ट्रू न्यूक्लियस का ये अर्थ होता है कि जब न्यूक्लियस एक बाउंड्री से घिरा हुआ होता है तब उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका की संज्ञा देते हैं और उसे हम ससीम केंद्र की कोशिका कहते हैं। ससीम कहने का मतलब कि जो केंद्रक है वो एक सीमा से आबद्ध है, तो वो प्रोटिस्टा के तहत रखा। हैकल साहब का योगदान इसमें है, जिन्होंने 1866 ईस्वी में इसको दिया। बाद में 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को लेकर कोपलैंड साहब आते हैं, वो 1956 ईस्वी में प्रोटिस्टा, प्लैंटी और एनिमैलिया के अलावा एक अलग वर्गीकरण रखते हैं जिसका उन्होंने नाम रखा मोनेरा। तो इस मोनेरंस के तहत कौन आते हैं? मोनेरंस के तहत मेरे बच्चे जो जीव इसके अंतर्गत रखे गए वो प्रोकैरियोटिक्स, यानी ऐसे जिसमें असीम केंद्र की कोशिका है, यानी जिसमें जिस कोशिका में जो केंद्रक है वो सीमा से आबद्ध नहीं है। कहने का मतलब जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, केंद्रक झिल्ली नहीं, केंद्रक के ऊपर आवरण नहीं है। तो इस प्रकार के जितनी भी जीव थे उन जीवों का जो समूह उन्होंने बनाया उसको मोनेरा रखा, जिसमें प्लांट वायरसेस और तमाम उन वायरसेस को रखा जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए थे। तो इस तरह से जब इसी दौर में हम आगे बढ़ते हैं तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसकी चर्चा आज भी हम करते हैं और जिसके तहत आज हम गाइड होते हैं बायोलॉजी में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है। जिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में रॉबर्ट विटेकर साहब का एकदम महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने 1969 में 1969 में इन्होंने वर्गीकृत किया, जिसके लिए उन्होंने 3 पैरामीटर्स को अपनाया। 3 पैरामीटर्स यानी वो 3 क्राइटेरिया कह सकते हैं कि 3 क्राइटेरिया को उन्होंने अपनाया, जिसमें पहला क्या था? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जो कोशिका की संरचना है, कोशिका की संरचना कितना कॉम्प्लेक्स है। कहने का मतलब कि क्या वो प्रोकैरियोटिक है, क्या वो यूकैरियोटिक है, क्या असीम केंद्र की है, क्या ससीम केंद्र की है। तो असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की के आधार पे सबसे पहले उन्होंने 2 वर्गों में पूरे सजीव जगत को 2 वर्गों में रख दिया। एक पहला हो गया जो प्रोकैरियोटिक्स थे, तो प्रोकैरियोटिक्स वाले को जहां ग्रुप में रखा उनको उन्होंने नाम दिया कि वो प्रोकैरियोटिक्स वाले जो हैं वो मोनेरंस हैं, वो मोनेरा उनको उन्होंने रखा। और जो बाद में जो जीव बच गए सब जीवों में, फिर उन्होंने देखा कि जितने भी हैं वो सभी यूकैरियोटिक से हैं, ससीम केंद्र की कोशिका वाले हैं। तो अब फिर भी उनमें विभिन्नताएं थी, तो उन विभिन्नताओं के आधार पे उन्होंने फिर देखा कि कैसे डिवाइड करें। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर देखा, यानी कुछ यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। तो तमाम जो यूनिसेलुलर के कोशिका से बने हुए, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर कोशिका से बने हुए जो जीव थे उसको उन्होंने प्रोटिस्टा के तहत रख दिया। फिर भी अब जो जीव बच गए वो बहुकोशिकीय ससीम केंद्र की कोशिकाओं से बने हुए थे, यानी बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर था और उसमें सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। अब उसके लिए उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक आधार बनाया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि उनका जो पोषण है, पोषण किस तरह से करते हैं। पोषण मतलब हम जानते हैं कि पोषण मतलब अपने लिए भोजन उपार्जन करना। भोजन उपार्जन करने का तरीका उनका क्या था, उन तरीकों के आधार पे उसका क्लासिफिकेशन उन्होंने किया। तो यहां उन्होंने क्या दिया कि क्लासिफिकेशन के आधार पे उन्होंने 2 ग्रुप बनाया, जो ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में वैसे जीवों को रखा मेरे विद्यार्थियों जो अपना भोजन बनाने में स्वतः सक्षम थे। अपना भोजन कैसे बनाएंगे, क्योंकि उनके पास भोजन बनाने के लिए वो टूल्स था, वो औजार था।
और जो औजार है प्रकृति प्रदत्त है, उनके पास क्लोरोफिल है, हरित लवक है। उस हरित लवक के आधार पर वो सोलर एनर्जी को, सनलाइट को ट्रैप करते हैं, ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। तो ऐसे जीवों को उन्होंने ऑटोट्रॉप्स कहा और इसके तहत उन्होंने प्लांटी को रख दिया, यानी प्लांट किंगडम को रख दिया। तो इस तरह से तीन हम लोगों ने देखा, मोनेरंस, प्रोटिस्टा और प्लांटी। अब एक अलग जो कुछ ऐसे जीव थे जो यूकैरियोटिक भी थे, मल्टी सेलुलर भी थे, लेकिन अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं थे, अपने भोजन के लिए कहीं न कहीं दूसरे जीवों के ऊपर आश्रित थे। ऐसे जीवों को उन्होंने एनिमैलिया कहा और जंतु जगत के तहत उनको रखा। उनकी सेल स्ट्रक्चर भी कुछ डिफरेंट थी। इस तरह से बहुत सारे कैरेक्टर्स के आधार पर उनको एनिमैलिया के तहत रखा। फिर क्या हुआ कि कुछ ऐसे सजीव भी उनको मिले जिनमें कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो प्लांट से भी मिलता जुलता है, एनिमल्स से भी मिलता जुलता है, मल्टी सेलुलर भी हैं, अपना भोजन भी नहीं बना सकते। एक बड़ी समस्या थी। भोजन नहीं अगर बना सकते हैं तो उनको एनिमलिया में रख सकते थे, भोजन अगर बना सकते थे तो प्लांटी में रख सकते थे, लेकिन कैरेक्टर इनका प्लांट से मिलता है और भोजन बनाने में भी सक्षम नहीं है। या तो ये पैरासाइट्स हैं या तो ये सेप्रोट्रॉप्स हैं, परपोषी हैं। तो इसके आधार पर इन्होंने एक पांचवा ग्रुप जो बनाया, उस पांचवें ग्रुप के तहत इन्होंने उसको फंजाई में रख दिया, कवक। ये जो आप देख रहे हैं फंजाई कवक में रखा, जो यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यहाँ कुछ पिक्चर्स जो हैं, इन पिक्चर्स के माध्यम से हम देख सकते हैं। यहाँ क्या है, ये मिथेनोएस्पाइरिलम, हम्पैक्टी और इस तरह से ये सभी बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर इसके अंतर्गत दिखाए गए हैं। ये यूनिसेलुलर कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो चेन बना करके रहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एनाबेना एस्पिरियोइडिस, यहाँ आप देख रहे हैं आर्की बैक्टीरिया, ये देखो आप मिथेनोबैक्टीरियम, ये ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसको हम लोग देखते हैं कि जो स्टेन को ग्रहण करता है वो स्टेन को ग्रहण करने वाला बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव, स्टेन नहीं ग्रहण करता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हो गया। इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं ये प्रोटिस्ट, ये सभी मोनेरस में रखा गया, ये प्रोटिस्टा के तहत आ गया। प्रोटिस्टा के तहत एक कोशिकीय और ससीम केंद्र की कोशिका वाले। अब उसके नीचे यदि हम देखते हैं तो ये फंजाई का ग्रुप है, जिसमें आप बड़े चाव से भोजन के रूप में आप इनका इस्तेमाल करते हैं। ये एगैरिकस है, ये जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहीं कहीं छत्तू भी कहा जाता है, या इसको हम लोग खुखड़ी भी कहते हैं। खुखड़ी फफूद है एक्चुअली, खुखड़ी भी कहते हैं। तो इनका एक ग्रुप है, ये सिर्फ उसका एक यही सदस्य नहीं है। आपके घरों में बरसात के दिनों में रोटी के ऊपर काला काला सा धब्बा लग जाता है, वो जो काला काला फफूद उसके ऊपर निकल आता है, उसको भी इसी के तहत रखा गया है। वो एक्चुअली सेप्रोट्रॉपिक फंजाई है। फिर फंजाई के बाद प्लांट किंगडम में आप देखिए टोटल के टोटल इंटायर सभी हरे दिखने वाले हैं। पूरे प्रकृति की हरियाली इन्हीं के कारण है। पूरे प्लांट किंगडम में सभी के सभी जितने भी हैं ये ऑटोट्रॉप्स हैं, ये भोजन ग्रहण करते हैं। और इसके बाद जो अगला है वो है एनिमैलिया। एनिमैलिया के तहत आप देख सकते हैं यहाँ तमाम जितने भी जंतु हैं, इन जंतुओं को रखा गया। हमारा जो पहले का क्लासिफिकेशन हुआ करता था मेरे विद्यार्थियों, उस क्लासिफिकेशन के तहत हम जब प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम बांटते थे, तो एनिमल किंगडम में क्या होता था कि एनिमल किंगडम के तहत प्रोटोजोआ और मेटाजोआ को रखते थे। तो प्रोटोजोआ में हम यूनिसेलुलर जीवों को रखते थे और मेटाजोआ के तहत मल्टीसेलुलर जीवों को रखते थे। लेकिन यहाँ जो 5 किंगडम या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसके तहत ये एनिमैलिया में सिर्फ और सिर्फ सभी जो मेटाजोआ के तहत जितने भी एनिमल्स थे, जितने भी इंटायर वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स हैं जो हमारे नग्न आंखों से दिखते हैं, जो ससीम केंद्र की कोशिकाओं से बने हैं, जो बहुकोशिकीय हैं, तमाम जीवों को एनिमैलिया के तहत रख दिया गया है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं वो क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म पर।
एंजियोस्पर्म यानी ऐसे पौधों का वह समूह, पौधे का वह समूह जो पुष्पी पादप है, जो पुष्प उत्पन्न करता है। तो पुष्प उत्पन्न करने वाले जो पौधे हैं, उन पौधों में भी क्लासिफिकेशन का दौर शुरू से चलता आ रहा है, जब से बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले कैरोलस लिनियस साहब ने दिया, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की संज्ञा देते हैं। कौन नहीं जानता है बायोलॉजी पढ़ने वाला कैरोलस लिनियस साहब को। और अब क्लास 9th और 10th से इनका नाम सुनते आ रहे हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण का जनक कहा जाता है इन्हें। कैरोलस लिनियस साहब ने, इन्होंने क्या यूज किया क्लासिफिकेशन के लिए? तो ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का इन्होंने यूज किया। मॉर्फोलॉजिकल मतलब आकार की, बाहर की संरचना में जो दिखने वाले कैरेक्टर्स थे, उसका इन्होंने अध्ययन किया, इसका उन्होंने आधार बनाया। उस आधार पे उन्होंने उनके पौधों के हैबिट, उसके कलर, उसके नंबर और शेप्स, उसके लीफ का जो कलर हो, तो कैसा कलर हो सकता है, लीफ का कितना नंबर हो सकता है, लीफ का कैसा शेप हो सकता है, यानी आकृति कैसी है, संख्या कितनी है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, इन सभी चीजों को आधार बनाते हुए उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया, उसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के तहत हम रखते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई कार्य की शुरुआत होती है, तो बाद में उसकी आलोचना भी होती ही है, क्योंकि जब उससे कुछ बेहतर चीज हमारे सामने आता है, तो इस विज्ञान की दुनिया में उसे रखा जाता है। क्योंकि विज्ञान के अध्ययन का आधार ही यही है कि जिन चीजों को, पुरानी जो बातें हैं उस पर सतत निरंतर उस पर प्रयोग चलते रहते हैं। जब नई चीजें आ जाती है तो हम उसको ले आते हैं सामने। और जो व्यक्ति विज्ञान पढ़ना जानता है, पढ़ना चाहता है, उसको भी इन सभी चीज़ों से रूबरू हमेशा होते रहना चाहिए, तभी विज्ञान की महत्ता भी बच पाएगी। तो मेरे विद्यार्थियों, हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इसका कुछ ड्रॉबैक रहा क्या कि उन्होंने, कैरोलस लिनियस साहब ने इक्वल वेटेज दे दिया वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों को, जिसके कारण ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। बाद में जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन साहब ने, जिसे हम बेंथम एंड हुकर का ये क्लासिफिकेशन जानते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को लेकर ये जब आते हैं, तो इन्होंने क्या यूज किया? वाइडली यूज्ड इवन टुडे, आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और नेचुरल एफिनिटीज कंसिडर्ड एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सटर्नल कैरेक्टर में, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल कैरेक्टर मतलब उसका मॉर्फोलॉजी, यानी उसका पैटर्न कैसा है, उसमें किस तरह से स्टेम निकलते हैं, उसका पैटर्न कैसा है, उसमें लीफ कैसा है, लीफ की संख्या कितनी है, मतलब जो पत्तियां हैं उसमें पत्तियों की संख्या कितनी है, पत्तियों में वेनेसन कैसा है, पत्तियों में मार्जिन कैसा है, इन सभी चीज़ों को, फ्लावर का कंडीशन क्या है, फ्लावर किस प्रकार के हैं, एक लिंगी हैं, द्विलिंगी हैं, फिर फ्लावर के अंतर्गत उसका एस्टिमेशन क्या है, इन तमाम चीज़ों को, जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स था उसका तो अध्ययन इन्होंने किया ही किया, उसके साथ साथ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स का भी इन्होंने अध्ययन किया, जिसके तहत किसी भी पौधे में हम उसके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स में उसकी एनाटॉमी देखते हैं, उसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं, यानी उसकी औतिकी किस प्रकार की है, उत्तक संरचना कैसी उसकी हुई है, उसमें किस प्रकार का स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन है, किस प्रकार से स्टील बना है, स्टील यानी उसमें जाइलम फ्लोएम का क्या कंडीशन है, एक्जार्क है, इंडार्क है, इन सभी चीज़ों का इन्होंने अध्ययन किया। उसके तत्पश्चात इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स में और भी जो तमाम चीज़ें आ सकती हैं उसका उन्होंने अध्ययन किया, परंतु इसके बावजूद एक कुछ कमी रह जाती है। तब इसको पूरा करने के लिए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को लेकर के इंगलर और प्रेंटल साहब आते हैं। इंगलर और प्रेंटल साहब ने जो क्लासिफिकेशन दिया, उस क्लासिफिकेशन का बेस उन्होंने जो बनाया, उसको जैसा नाम से स्पष्ट है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, यानी प्लांट्स का
जो उसके एंसेस्टर्स से क्या रिलेशन होता है, उसके पूर्वजों से उनका क्या रिलेशन है, उनके आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन, उस चीज को भी इन्होंने अपना लक्ष्य, अपना ये बनाया, अपना जो वर्गीकरण था, वर्गीकरण के सिद्धांत का अपना टूल्स बनाया, और उसके आधार पे ऑर्गेनिजम्स का उन्होंने जो प्लांट्स थे उसका उन्होंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया। तो यूज्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस इन एब्सेंस ऑफ सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कहीं कहीं कुछ वर्णित नहीं होता है। ये महज संयोग की बात है कि हम चलते ही कुछ और खोजने, मिल कुछ और जाता है। जैसे फॉसिल्स की जो बात है, खास करके बिहार में जैसे राजमहल की पहाड़ियों में, वहाँ पे बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं हम लोगों को, जैसे लाइजिनोडेंड्रॉन, लेपिडोडेंड्रॉन वगैरह। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि कुछ पौधों के एंसेस्टर्स की हम चर्चा करते हैं, तो उसके लिए अगर हमारे पास फॉसिल्स नहीं मिला, उसका जीवाश्म नहीं मिला, तो उन जीवाश्मों के अध्ययन करने के बदले उन्होंने अन्य स्रोतों से उस पौधे के बारे में कुछ पता किया, और इस तरह से उन्होंने अध्ययन को जारी रखा। Beside these three types of classification system, those are artificial system, natural system classification and phylogenetics classification system. Nowadays, today's there are various types of classification are running. आज के दिनों में हम बहुत और भी नए नए क्लासिफिकेशन के सिस्टम से परिचित होंगे और आपको परिचित कराना चाहेंगे। उन क्लासिफिकेशन सिस्टम में है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन, जिसको 1950 ईस्वी में चार्ल्स मिशनर साहब, आर्थर केन एंड स्पेशली रॉबर्ट सोकल एंड पीटर स्नीथ का इसमें महत्वपूर्ण एक योगदान है। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो कैरेक्टर्स दिखने वाले थे, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स का उन्होंने अध्ययन किया, उसको वेटेज दिया, इक्वल वेटेज दिया, और इक्वल वेटेज के आधार पे नंबर और कोड असाइन किया, और नंबर और कोड असाइन करके उसे डाटा प्रोसेसिंग किया कंप्यूटर के माध्यम से। जो कि आज का युग कंप्यूटर का युग है, हम हर किसी चीज को कंप्यूटर से नाप तोल लेते हैं, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो कंप्यूटर्स के माध्यम से उसका डाटा प्रोसेसिंग किया, और तब जो टैक्सोनॉमी आती है उसे हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की संज्ञा देते हैं। बाद में साइटोटैक्सोनॉमी, ये भी एक वर्ड है, इसको भी जानना चाहिए हम लोगों को। साइटो मीन्स सेल एंड टैक्सोनॉमी मीन्स वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण की वह विधा, वर्गीकरण का वह तरीका जिसमें सेल को आधार बनाया गया। सेल जैसा अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले बताया आपको हमने कि डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स। तो ठीक उसी तरीके से साइटोटैक्सोनॉमी का जो आधार है वो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन से है। कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र हैं, उन गुणसूत्रों का भी उन्होंने अध्ययन किया, यानी गुणसूत्र किस प्रकार के हैं, गुणसूत्रों का अलग अलग टाइप होता है, उसके नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पे मेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, पॉलीसेंट्रिक है, या एसेंट्रिक क्रोमोजोम है, या क्रोमोजोम्स में जो वहां सेंट्रोमियर उपस्थित है, सेंट्रोमियर की संख्या क्या है, मोनोसेंट्रिक है, डाइसेंट्रिक है, पॉलीसेंट्रिक है, इसके आधार पे। तो साइटोटैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम कोशिका के स्ट्रक्चर और उसके बिहेवियर तथा क्रोमोजोम नंबर के स्ट्रक्चर और बिहेवियर के आधार पर यहाँ पे हम जब वर्गीकरण करते हैं तो साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। इसके बाद केमोटैक्सोनॉमी, तो जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं प्लांट्स की, जैसे चाहे प्लांट्स में किसकी मात्रा है, प्रोटीन है, स्टेरॉइड्स है, एल्केलॉइड्स है, तो उसके आधार पे जब टैक्सोनॉमी का अध्ययन किया जाता है, टैक्सोनॉमी लाई जाती है, तो उसे हम केमोटैक्सोनॉमी कहते हैं। पैलिनोटैक्सोनॉमी, पैलिनोटैक्सोनॉमी में यहां आप देखो दो शब्द है, पैलिनो एंड टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी वर्गीकरण, पैलिनोलॉजी यानी पैलिनोलॉजी के आधार पे। अब आप पूछोगे कि पैलिनोलॉजी क्या होता है सर, तो पैलिनोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ क्रोमोजोम, सॉरी द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो प्लांट्स, चूंकि हम यहाँ पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मेरे विद्यार्थियों आपको पता होगा कि प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फ्लावर होते हैं उसमें जो एंड्रोशियम पार्ट होता है, यानी जो पुमंग होता है, पुमंग में
परागकण होते हैं, जिसे पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। उसी पॉलन ग्रेन्स के अध्ययन करने का जो विज्ञान की शाखा है, वनस्पति विज्ञान की शाखा है, उसे पैलिनोलॉजी कहते हैं। तो पैलिनोलॉजी को बेस बना करके जब टैक्सोनॉमी पढ़ी जाती है, तब उसको हम पैलिनो टैक्सोनॉमी की संज्ञा देते हैं। इसी से एक और है वर्गीकरण की एक और विधा है, जिसे हम एम्ब्रायो टैक्सोनॉमी कहते हैं। यानी टैक्सोनॉमी की वह विधा, वह तरीका, जिसमें वर्गीकरण का वह स्टाइल, जिसमें हम एम्ब्रायोनिक स्ट्रक्चर को बढ़ते हुए एम्ब्रायो के अध्ययन करके जब हम करते हैं, तब ये जो हमारा टैक्सोनॉमी का तरीका होता है, ये होता है एम्ब्रायो टैक्सोनॉमी। अब थोड़ा हम रुख करते हैं इस चैप्टर के दूसरे अध्याय की ओर, और मेरे विद्यार्थियों, हम आपको लेकर के चलना चाहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के ऊपर। तो जो एल्गल क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले एल्गल क्लासिफिकेशन में हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहां आप बोर्ड पर देख सकते हो, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, फाइटोन मीन्स प्लांट। फाइटोन वर्ड जो है, फाइटोन का अर्थ होता है प्लांट, ठीक है, प्लांट। और थैलो मीन्स पहले ही बता दिए हैं कि थैलस, जिसमें न तो रूट होता है, रूट, स्टेम, लीफ, इस तरह की कोई भी संरचना जब नहीं पाई जाती है, और जब पसरी हुई पूरी संरचना होती है प्लांट्स की, तो उन सभी तमाम जो प्लांट ग्रुप है उसको हम थैलोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। अब इस थैलोफाइटा में जो पौधे रखे गए हैं, इन पौधों को हम वर्गीकरण के दृष्टि से इनके पिगमेंट्स के आधार पे, इनमें उपस्थित इनके रंगों के आधार पर मेरे विद्यार्थियों 3 ग्रुप में हम इन्हें बांटते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप है वो है क्लोरोफाइसी, बाद का जो दूसरा ग्रुप है वो है फियोफाइसी, और जो तीसरा ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप हो गया रोडोफाइसी, फियोफाइसी, और तीसरा ग्रुप है वो है रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फाइसी शब्द आया, फाइसी शब्द आया एल्गी के लिए, यानी शैवालों के लिए। क्लोरो, क्लोरो मीन्स ग्रीन, यानी ये जो शैवाल हैं कैसे हैं, ग्रीन शैवाल हैं, हरे शैवाल हैं, और इसीलिए इनको हम लोग क्लोरोफाइसी कहते हैं। ये देखिए आप फियोफाइसी, फियो मीन्स ब्राउन और फाइसी मीन्स एल्गी। तो जो शैवाल हैं यहाँ कैसे शैवाल हैं, ब्राउन हैं, भूरे रंग के शैवाल हैं। और जो तीसरा है हमारा वो है रोडोफाइसी, यानी रेड एल्गी है, रेड, लाल रंग के शैवाल हैं। आपने लाल सागर का नाम तो सुना ही होगा। ये जो लाल सागर है, लाल सागर, रेड सी में इसी की अधिकता होती है। रोडोफाइसियन एल्गी वहां बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जिसके कारण पूरा का पूरा जो वहां जो लाल सागर है उसका रंग लाल दिखता है। एक बार इस तरह से थैलोफाइटा को हम क्लासिफाई करते हैं, लेकिन आपके अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए हमने कुछ और आपके लिए काम किया है। आप चले एक बार फिर से व्हाइट बोर्ड, एक बार फिर से हम इस बोर्ड पे चलते हैं। यहां देखते हैं हमारे विद्यार्थियों, अब जरा गौर फरमाना। यहां देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी जो है, एल्गी के क्लासिफिकेशन में मुख्य जो 3 पार्ट अभी हमने आपको बताया, 3 पार्ट में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, तीनों में कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर हम अध्ययन अपना करते हैं। अगर उन बेसिक पॉइंट्स को हम समझ जाएंगे तो क्लोरोफाइसी को भी लिख लेंगे, फियोफाइसी को भी लिख लेंगे और रोडोफाइसी को भी लिख लेंगे। क्योंकि जैसे आप याद करो, आपके अभी से पहले की कक्षाओं में या अभी भी आपको हिंदी या इंग्लिश पढ़ना होता है, तो हिंदी या इंग्लिश में जब भी आपको कोई निबंध लिखने के लिए आता है तो एक बैग से आपको लगता है कि वाह क्या करना है, कैसे मैं लिखूं इसके बारे में। कुछ नहीं, कुछ बेसिक सवालात आप उसके साथ डाल दो, क्यों, कब, कैसे, और इन्हीं सवालों का जब आप आंसर दे देते हो तो आपका एक निबंध तैयार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की बात करते हैं तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज एल्गी, शैवाल है क्या। तो शैवाल के बारे में अभी हम जान गए हैं कि शैवाल एक पसरी हुई आकृति वाली, एक थैलस संरचना वाली, जिसमें रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाया जाता है, ऐसे प्लांट्स को हम शैवाल कहते हैं, एल्गी कहते हैं। तो इसका जो जनरल कैरेक्टर है एल्गी का,
वो क्या है, सबसे पहला ये है कि इसका जो प्लांट बॉडी होता है उसमें क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल बियरिंग थैलोइड है। कैसा थैलोइड है? क्लोरोफिल बियरिंग थैलोइड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ये अपना भोजन बनाने में सक्षम है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल बियरिंग थैलस स्ट्रक्चर प्लांट, दोज आर कैपेबल ऑफ दियर सेल्फ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा क्या है, इसका हैबिटाट क्या है? हैबिटाट मतलब आवास क्या है, कहां रहता है, कहां पाएंगे शैवाल को, कहां ढूंढेंगे? शैवाल को ढूंढने के लिए आप तमाम उन सभी जगहों पे जा सकते हैं जहां पानी मिलता है, एक्वेटिक कंडीशन है, जल की जहां उपस्थिति है वहां शैवाल आपको मिल जाएगा। तो जल में भी दोनों तरह के कंडीशन हो सकते हैं, या तो एक्वेटिक में फ्रेश वाटर हो सकता है या तो मेराइन वाटर हो सकता है, लवण जलीय भी और ताजा जल वाले में भी, दोनों जगहों पे आपको शैवाल मिल जाएगा। उसके अलावा मॉइस्ट स्टोन, मॉइस्ट नम, मॉइस्ट मतलब नम, ऐसे चट्टानों पे, रॉक्स चट्टानों पे मिल जाएगा, वुड लकड़ियों पे मिल जाएगा, और कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जो इपीफाइट्स भी होते हैं। इपीफाइट्स मतलब होता है द प्लांट्स ग्रोइंग अपॉन अनदर प्लांट, जो पौधे दूसरे पौधे के ऊपर निकल जाते हैं, ऐसे पौधे को हम इपीफाइट्स कहते हैं। सिम्बायोंट्स भी होते हैं। सिम्बायोंट्स कहने का मतलब, सिम मतलब साथ साथ, बायो जीव, जीना, यानी ऐसे जीव का समूह जो सहजीवी होते हैं, साथ में जीने की कला जानते हैं, उन्हें हम सिम्बायोंट्स कहते हैं। रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो इसमें क्या क्या बात आ गया, इनका प्लांट बॉडी कैसा होता है इसको हम जान गए, इसका न्यूट्रिशन कैसा होता है ये हम जान गए, इनका आवास कहाँ होता है वो हम जान गए, और इसके बाद हम इसके रिप्रोडक्शन की चर्चा करते हैं कि जनन कैसे करते हैं। चूंकि जीवों की जब हम बात करते हैं तो जीवों का जो आधारभूत लक्षण है उसमें उसका क्या है कि वो वृद्धि जो है, सतत वृद्धि ही उसका आधारभूत लक्षण है। तो सतत वृद्धि कैसे करेगा? ये अपने जनरेशन को कायम रखने के लिए दो प्रकार से यहां हमने अपना विषय वस्तु बनाया है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। लेकिन एक तीसरे भी प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लास 9th और 10th के क्लासेस में या उसके लोअर क्लासेस में जब भी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक, ए मतलब नहीं सेक्सुअल लैंगिक, यानी अलैंगिक जनन, जिसमें एक जोड़ी जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। एक जोड़ी यानी विपरीत लिंग वाले नर और मादा वाले जीवों के जोड़ी की आवश्यकता नहीं होती है जब जनन करने के लिए, तो ऐसे को एसेक्सुअल कहते हैं। और सेक्सुअल में जहां आवश्यकता होती है दोनों विपरीत लिंग वाले जीवों की, तो एसेक्सुअल कंडीशन जहां होता है इस शैवाल में, वहां दो तरीके की स्थिति हो सकती है, या तो जूस्पोर्स के द्वारा या प्लानोस्पोर्स के द्वारा। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, जरा सा देखो यहां ध्यान दो कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये शैवाल, अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो शैवाल होते हैं वो दो प्रकार के स्पोर्स उत्पन्न कर सकते हैं। कौन से दो प्रकार के स्पोर्स हो सकते हैं? एक स्पोर तो इसका होता है जिस स्पोर को हम लोग जू स्पोर कहते हैं। एक स्पोर है जिसे हम लोग जू स्पोर कहते हैं, और जो दूसरा स्पोर होता है उसे ए प्लानो स्पोर कहते हैं। जू स्पोर क्या है? इस तरह से हमने एक सेल बना दिया। अब इस सेल में अगर यहां दो फ्लैजिलम लगा दिया तो ये जो फ्लैजिलम है, इस फ्लैजिलम क्या है, फ्लैजिलम के माध्यम से यह जो जीव है, यह जो शैवाल है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करने में ये सक्षम है। तो इस तरह से जो इसका फ्लैजिलम है, फ्लैजिलम के आधार पर अगर फ्लैजिलम उपस्थित होता है तो इस प्रकार के स्पोर को हम जू स्पोर कहते हैं। क्यों? क्योंकि जू का मतलब जीव होता है, जंतु होता है, और स्पोर बीजाणु। तो ऐसे बीजाणु जो एक जगह से चल के दूसरे जगह जाने के लिए एक चलन अंग के रूप में फ्लैजिलम का इस्तेमाल करते हैं,
तो इसे हम जूस्पोर कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप क्लेमाइडोमोनास को देख लो। क्लेमाइडोमोनास में ये तुमको देखने के लिए मिलेगा। तो तमाम जितने भी शैवाल में क्लोरोफाइसी के तहत जितने भी जीव होते हैं, क्लोरोफाइसी के तहत जितने भी पौधे होते हैं, उन पौधों में जूस्पोर्स पाया जा सकता है। और जो दूसरा तरीका है वो है एप्लानोस्पोर्स। एप्लानोस्पोर्स मतलब जीव तो होंगे लेकिन इसमें कोई प्लैनेट नहीं है, कोई इस प्रकार का जो फ्लैजिलम है वो नहीं पाया जाता है, कोई फ्लैजिलम नहीं, कोई चलन अंग नहीं है, तो वो स्थिर होगा, एक ही जगह पे होगा, वहां से उठ के दूसरे जगह नहीं जा सकते। अब इनका जो मूवमेंट है, इनका जो चलन है वो निर्भर करता है दूसरे के ऊपर, हवा के पानी के बहाव के ऊपर निर्भर करता है कि जल धाराएं इनको एक जगह से दूसरे जगह किस तरह से ले जाती है, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो मुख्यतः हम देखते हैं कि फ्लैजिलम वाला जो स्पोर है वो जूस्पोर, जो बिना फ्लैजिलम का है वो एप्लानोस्पोर, नाम से स्पष्ट है इसका। एप्लानो क्यों कहा गया? ए मतलब नहीं, प्लानो शब्द प्लैनेट, प्लैनेट का मतलब क्या होता है? ग्रह। ग्रह क्या होते हैं? जो पृथ्वी के हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं, वो स्थिर नहीं है, वो हमेशा 24 घंटा चलायमान है। तो ये प्लैनेट से ही प्लानो वर्ड को ले लिया गया। तो ए और प्लानो मतलब जो ग्रहों की भांति चलने वाले नहीं है। और ऐसे बीजाणु जो स्थिर होते हैं, ऐसे बीजाणुओं को हम एप्लानोस्पोर्स कहते हैं, एप्लानोस्पोर्स कहते हैं। तो अब जरा सा यहाँ हम ध्यान देते हैं, फिर से ये देखते हैं कि इनका जो क्लासिफिकेशन हमने किया वो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और ऑडोफाइसी, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हुआ उसमें जूस्पोर्स या एप्लानोस्पोर्स के माध्यम से हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और ऊगैमस हो सकता है। इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, थोड़ा सा ध्यान दे दो वर्ड पर तो समझ जाओगे। आइसोगैमस, आइसो का मतलब होता है सेम, यानी ऐसे गैमिट, ये गैमस वर्ड है, गैमस मतलब गैमिट शब्द से आया। गैमिट मतलब युग्मक, नर युग्मक या मादा युग्मक, शुक्राणु या अंडाणु। तो जो गैमिट है वो सेम टाइप के हैं, न बड़े हैं न छोटे हैं, दोनों गैमिट सेम, मेल गैमिट फीमेल गैमिट दोनों सेम है। एक तरह से जब देखने में लगते हैं तो उसे हम आइसोगैमिट कहते हैं, आइसोगैमस कंडीशन कहते हैं। और इसको क्लेमाइडोमोनास में देखा जा सकता है। क्लेमाइडोमोनास में इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है कि इसके जो दोनों गैमिट होते हैं, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, दोनों एक जैसे होते हैं। अनआइसोगैमस यूलोथ्रिक्स में आप देख सकते हैं अनआइसोगैमस, आइसोगैमस के पहले अन लगा दिया, मतलब कि जो गैमिट है उसकी संरचना एक जैसी नहीं है। लेकिन कैसी नहीं है एक जैसी? एक बड़ा है तो दूसरा छोटा है। जो बड़ा वाला है, जो बड़ा वाला है वो बड़ा वाला क्या है? मेगास्पोर है, वो फीमेल स्पोर है। और जो छोटा वाला है माइक्रोस्पोर है। तो जो माइक्रोस्पोर है वो मेगास्पोर के पास जाता है, और जो माइक्रोस्पोर है उसमें जूस्पोरिक कंडीशन है, उसमें जूस्पोर्स है, यानी वो चलायमान है। और जो बड़ा वाला है वो बड़ा वाला क्या है? मेगास्पोर, वो एप्लानोस्पोर है, उसके पास नहीं जा, वो चलता नहीं है। तो उस तरह से जब वहां पहुंच करके चला जाता है और जा करके अपना जो माइक्रोस्पोर है वो अपना कंटेंट्स यदि मेगास्पोर के पास देता है और तब जाके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उस कंडीशन को हम लोग ऊगैमस कंडीशन कर सकते हैं। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन को यदि हम देखते हैं तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल, एसेक्सुअल से पहले एक और जैसे मैंने चर्चा किया वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें प्लांट बॉडी सीधा फ्रैगमेंट्स में बढ़ जाता है, कुछ टुकड़े में बढ़ जाते हैं और वो टुकड़े स्वतः नए जीवों का निर्माण करने में सक्षम होते हैं, तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। अब इसी तरह से हम जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप थोड़ा सा यहां देख सकते हो, आप यहां देख सकते हो
तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि जो एल्गी का क्लासिफिकेशन है उसमें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में एल्गी को हम विभक्त कर देते हैं और इस तरह से एल्गी के उसके पिगमेंट्स के आधार पे उसको हम अध्ययन करने के लिए अपना एक रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। तो इस तरह से, और ये भी हमको एक आउटलाइन मिल गया, हमको ये भी एक आइडिया मिल गया कि एल्गी का अध्ययन हम कैसे करेंगे, जिसमें प्लांट बॉडी का अध्ययन करना है, उसका हैबिटेट का अध्ययन करना है, उसमें कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं उसका अध्ययन करना है, उसमें जनन की किस प्रकार की विधा है उसका अध्ययन करना है। तो इन चीज़ों के आधार पे हम एल्गी के क्लासिफिकेशन को करेंगे। हम अगला जो अपना क्लास देंगे मेरे विद्यार्थियों, उस क्लास में हम एल्गी के ये जो तीनों टाइप्स हैं, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, इसकी चर्चा करेंगे और इन्हीं सभी बिंदुओं पर इसके डिटेल्स की हम चर्चा करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में डालेंगे और जो क्वेश्चन इससे संबंधित होगा वो उसके लिए आपका मोस्ट वेलकम। थैंक यू।